नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल BSc बाय DC सर पर। मैं कृष्ण शर्मा आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा आप सभी को पता है, हम मध्य प्रदेश के इतिहास, संस्कृति और साहित्य का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें आज हमारा लेक्चर नंबर 13 है। अभी तक हमने मध्य प्रदेश की कला, संस्कृति और साहित्य को कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद हमने मध्य प्रदेश का इतिहास पढ़ना चालू किया, जिसने हमने मध्य प्रदेश का आधुनिक इतिहास कंप्लीट किया। उसके बाद रियासतें जितनी थी मध्य प्रदेश की इम्पोर्टेंट, सभी को हमने कवर किया और हम बात कर रहे हैं अब प्राचीन इतिहास की। प्राचीन इतिहास में अभी तक हमने पाषाण कालीन, उसके बाद हमने महाजनपद काल, उसके बाद मौर्य काल पढ़ा। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश का मौर्य उत्तर काल, जिसमें हम सातवाहन, शक वंश, चष्टन वंश आदि वंश के बारे में पढ़ेंगे। तो आपको इस लेक्चर के आखिरी तक जरूर बने रहना है, क्योंकि यह लेक्चर आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। ठीक है, आप 2026 को टारगेट लेकर कभी इन वीडियोस को देखते हैं तो यकीन मानिएगा दोस्तों, आपका 100% सिलेक्शन है, चाहे वह प्रीलिम्स हो चाहे वह मेंस हो। यह नोट्स मैंने कुछ इस प्रकार बनाए हैं कि दोनों में आपको क्या हो जाएगा, उपयोगी हो जाएगा। तो मेरा यही मानना है कि आप लगातार लगे रहिए प्री और मेंस की तैयारी में, और जो MP GK का आपका सिलेबस चल रहा है उसे कंप्लीट कीजिए। उसके बाद में आपको मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातीय कला संस्कृति के बारे में पढ़ाऊंगा। जैसे ही हमारा प्राचीन, उसके बाद मध्यकालीन इतिहास कंप्लीट होगा तो हम जो जनजाति हो उनके कुछ अनेक कला संस्कृति के बारे में पढ़ेंगे, जो आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण हो जाएंगी। अभी तक आपने हमारे पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो जाकर ज़रूर देख लीजिए। 31 नंबर का वीडियो आ चुका है। यानी दोस्तों, आप यकीन मानिएगा 1 महीने से हम कंटिन्यू पढ़ रहे हैं, और डेली कभी आप अध्ययन करोगे तो मैं यकीन दिलाऊंगा कि आपका सिलेक्शन पक्का होगा। ये लेक्चर ज़्यादा से ज़्यादा 17 से 20 मिनट के होते हैं। इन वीडियो को भी कभी आपको देखने में आलस आ रहा है तो ये बहुत बुरी स्थिति है। मेरा यही मानना है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे देखिए, लोगों तक पहुंचाइए, खुद भी देखिए, पर डेली देखिए, सीरियस होकर देखिए। ठीक है, अब देखिए, हम आज बात करेंगे मौर्य उत्तर काल की, यानी मौर्य के बाद और गुप्त के बीच में जो टाइम पीरियड था, उसमें कौन कौन से वंशों ने मध्य प्रदेश के ऊपर शासन किया। उसमें सबसे पहला था शुंग वंश, उसके बाद सातवाहन वंश, कुषाण वंश, नाग वंश और शक वंश, और उसके अलावा चष्टन वंश के बारे में भी हम पढ़ेंगे, मग वंश के बारे में पढ़ेंगे। ये प्रमुख वंशों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं शुंग वंश की। तो देखिए, शुंग वंश जो था यह मूलतः क्या था, ब्राह्मण वंश था। इसके जो संस्थापक थे उनका नाम था भैया पुष्पमित्र शुंग। क्या नाम था? पुष्पमित्र शुंग, जो कि एक ब्राह्मण हुआ करते थे। क्या हुआ करते थे? जो कि एक ब्राह्मण हुआ करते थे। प्रारंभ में पुष्पमित्र शुंग मौर्य राजाओं के अधीन सेनापति हुआ करते थे, परंतु बाद में इन्हें देखने को मिलता है कि शुंग मौर्य वंश धीरे धीरे कमज़ोर होता जा रहा है, तो उसी का फ़ायदा उठाकर जो पुष्पमित्र शुंग थे, मेनली वहाँ हमारे मध्य प्रदेश या मगध पर शुंग वंश की स्थापना करते हैं। देखिए, ब्राह्मण वंश यहाँ मूलतः कहाँ का रहने वाला था, तो मगध का रहने वाला था। इम्पोर्टेंट है, MPPSC ने पूछा हुआ है कि शुंग वंश के जो राजा थे मूलतः कहाँ के रहने वाले थे। उसमें ऑप्शन था उज्जैन, मगध आदि। तो आपको याद रखना है कहाँ के थे, तो वहाँ थे उज्जैन के रहने वाले, मगध के रहने वाले। ठीक है, फिर देखिए, शुंग वंश के जो पूर्वज थे वह उज्जैन में मौर्य वंश के अधीन सेनापति हुआ करते थे। ये बातें भी याद रखना है। अब देखिए, इसके संस्थापक थे पुष्पमित्र शुंग। पुष्पमित्र शुंग की हम बात करते हैं तो सबसे पहले ये बौद्ध धर्म के बहुत बड़े विरोधी हुआ करते थे, और इन्होंने इतना विरोध किया था कि ऐसा कहा जाता है कि इन्होंने विरोध में 1000 बौद्ध भिक्षुओं की हत्या कर दी थी और सरयू नदी में उन्हें फेंक दिया था। इन्होंने भारत में जो भी अशोक ने जितने भी स्तूप बनाए उनको भी तोड़ने का काम किया था, परंतु बाद में इनको लगता है कि नहीं यार, मैं किसी धर्म का विरोध नहीं कर सकता हूँ, तो ये क्या करते हैं, जितने भी स्तूप होते हैं उनका जीवन उद्धार कराना स्टार्ट करते हैं, यानी उसे वापस से बनवाना स्टार्ट करते हैं। तो उसमें से सांची, जिसे कल मैंने बताया था आपको कि सांची के आइट साइड की जो रेलिंग थी
पहले वहाँ टूट चुकी थी पुष्पमित्र के हमले के कारण। फिर पुष्पमित्र शुंगी क्या करते हैं, आइट साइड की जो रेलिंग होती है उसे बनवाते हैं। भरूच स्तूप को भी ये तोड़ते हैं जो सतना के उछेरा में है, उसको भी फिर पुनर्निर्माण यह कराते हैं। फिर बौद्ध भिक्षुओं से भी क्षमा मांगते हैं कि सॉरी मैंने आपके जो भिक्षु थे उनको मारा, उसका वह पश्चाताप करते हैं। पुष्पमित्र शुंग के बाद बनते हैं अग्निमित्र राजा। कौन बनते हैं, अग्निमित्र राजा बनते हैं। जब मगध पर पुष्पमित्र शुंग का शासन चलता रहता है, उस दौरान विदिशा का राज्यपाल किसे बनाया जाता है, अग्निमित्र को बनाया जाता है। और अग्निमित्र की आपने एक कहानी सुन रखी होगी जो कालिदास द्वारा लिखी गई है, उसका नाम है मालविका अग्निमित्रम। क्या है मालविका अग्निमित्रम, जिसमें मेनली किस किस के बारे में हमें कहानी मिलती है, मालविका और उनकी मालविका जो कि किसकी, अग्निमित्र की प्रेमिका थी, और अग्निमित्र के बारे में हमें कहानी देखने को मिलती है। और यह एक प्रकार से कालिदास ने नाटक के रूप में इसे बनाया था, ठीक है। और इसी नाटक में हमें पुष्पमित्र शुंग का वर्णन भी देखने को मिलता है। फिर भैया अग्निमित्र क्या करते हैं, अग्निमित्र अपनी राजधानी मगध से हटाकर किसको बना देते हैं, विदिशा को बनाते हैं, और विदिशा को अपनी दूसरी राजधानी बनाते हैं। फिर उनके बाद तीसरे राजा बनते हैं भैया भागभद्र, और भागभद्र से MPPSC और फिर अपना व्यापम PEB और उसके अलावा अन्य एग्जाम में हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं। क्यों पूछे जाते हैं उसका कारण मैं बता देता हूँ कि देखिए भागभद्र के दौरान एक ग्रीक या यूनानी शासक थे एंटियाकिड्स, क्या नाम था उनका, एंटियाकिड्स। वहाँ अपना राजदूत, और उस राजदूत का नाम रहता है हेलियोडोरस। क्या नाम रहता है, हेलियोडोरस। ये कहाँ पर आते हैं, विदिशा आते हैं, और विदिशा में आकर लगभग 12 वर्षों तक विदिशा में ही अपना निवास बनाकर रखते हैं। ये क्या करते हैं, उन 12 वर्षों में विष्णु भगवान के सम्मान में, या अपन ऐसा बोल सकते हैं कि भागवत धर्म के सम्मान में, यहाँ पर एक स्तंभ का निर्माण कराते हैं जिसे बोला जाता है खम्भ बाबा या गरुड़ स्तंभ। दोनों आपको याद रखना है, क्या क्या बोला जाता है, खम्भ बाबा और गरुड़ स्तंभ बोला जाता है, जो कि आपको याद रखना है कि भागवत या वैष्णव धर्म से संबंधित था, और ये भगवान विष्णु के सम्मान में लगवाया गया था। देखिए कुछ इस प्रकार का दिखता है, या 3 भाग हैं इसके ऊपर ब्राह्मी और प्राकृत दोनों लैंग्वेज में लिखा हुआ है। किस किस में, ब्राह्मी लिपि और प्राकृत भाषा दोनों में इसके ऊपर लेख हमें देखने को मिलता है। किसके द्वारा बनवाया गया था, तो आपको याद रखना हेलियोडोरस के द्वारा बनवाया गया था। कब, 150 ईसा पूर्व के समथिंग इसे बनवाया गया था। अब देखिए इसमें एक कहानी बताई गई है कि देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, वन ऑफ दिस इंस्क्रिप्शन रिकॉर्ड डेट द कॉलम वाज सेट अप बाय गरुड़ पिलर इन ऑनर ऑफ गॉड वासुदेव विष्णु बाय द हेलियोडोरस, ए ग्रीक इनहेबिटेड ऑफ द तक्षशिला हु हैड कम टू द कोर्ट of Bhagavath king of Central India as an ambassador of the Antiacids and Indo-Bactrian king of Punjab। ठीक है, तो यहाँ पर यही कहानी जो मैंने बताई थी कि वासुदेव के सम्मान में या भगवान विष्णु के सम्मान में भागवत धर्म को यह संबंधित है। इसको गरुड़ स्तंभ या खम्भ बाबा कहते हैं। किसके द्वारा लगवाया गया था, हेलियोडोरस के द्वारा लगवाया गया था। ठीक है, तो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है कि हमारे विदिशा में विष्णु भगवान के साक्ष्य भी हमें प्राप्त होते हैं। फिर आपने मालूम होगा कि बगल में विदिशा में उदयगिरि की गुफाएं, वहाँ पर हमें बराह अवतार की मूर्ति देखने को मिलती है विष्णु भगवान की। तो यहाँ पर हमें इससे जानने को मिलता है कि प्राचीन भारत में विष्णु भगवान पूजनीय हुआ करते थे। ठीक है, तो याद रखना है कि विष्णु भगवान फिर उनके अवतार हुए कृष्णा जी, फिर कृष्णा जी को पूजने लगे हम। इस प्रकार सभी विष्णु भगवान के अवतार बताए जाते हैं। अब हम आगे चलते हैं। भागभद्र के बाद देवभूति इसके शासक बनते हैं, जो कि शुंग वंश के आखिरी शासक होते हैं। देवभूति की हत्या करता है वसुदेव और मगध को कर्ण वंश की नींव रखता है। आप याद रखिएगा, कर्ण वंश की नींव किसने रखी थी, वासुदेव ने। और वासुदेव ने किसको मारा था, तो आपको याद रखना है देवभूति, जो कि शुंग वंश का आखिरी शासक था। फिर देखिए कर्ण वंश की भी यही बात कर लेते हैं कि इसका आखिरी शासक कौन हुआ, सुशर्मा हुआ। कौन हुआ, सुशर्मा हुआ। और सुशर्मा की हत्या कर दी गई सिमुक द्वारा, और मगध पर सातवाहन वंश की नींव रखी गई। किसकी नींव रखी गई, सातवाहन वंश की नींव रखी गई। सातवाहन मगध जो सिमुक था या सातवाहन वंश था, उसके दौरान एक बात बताई जाती है, जो पतंजलि थे उनका जन्म गोनार्द नामक जगह पर हुआ था, जो उज्जैन या विदिशा के बीच में हमें देखने को मिलता है। ठीक है,
अब हम आगे चलते हैं। आगे हम बात करें उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2026 की टेस्ट सीरीज चालू हो चुकी है, जो कि आपको 75 टेस्टों के साथ मिल रही है। आप इसे ज्वाइन करना ना भूलो बेटा। जो भी इस क्लास को अटेंड कर रहा है वो ज़रूर इस टेस्ट सीरीज को ले लेना। मेरा यही मानना है, कभी आपने एक बार इस टेस्ट सीरीज को लगा लिया तो आपके 100 में से 100 नंबर कोई भी नहीं रोक सकता है। इसके संबंधित आप कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं 8818867858 पर आप कांटेक्ट कर पूछ सकते हैं। यानी 100 प्रश्न यहाँ से सीधे आपको देखने को मिलेंगे और 100 प्रश्न में से एक होता है 2 नंबर का, तो आपके 200 नंबर कहीं नहीं गए। और यहाँ आपको बाइलिंगुअल मिलने वाला है, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में, तो इसे ज़रूर ज्वाइन करना, ठीक है। और कभी आपने इसे ज्वाइन किया तो मैं आपको यही यकीन दिलाऊंगा कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ वही उस टेस्ट सीरीज में होगा, वही एग्ज़ाम में आता है। सभी कुछ हम मेनली एमपीपीएससी के प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में जो भी प्रश्न पूछे हैं, मेंस में, प्रीलिम्स में, सभी को कॉलेब कर आपके लिए टेस्ट सीरीज बनाते हैं, तो ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। फिर देखिए सातवाहन वंश की बात करते हैं तो सातवाहन वंश के संस्थापक थे सिमुक, ठीक है। और सातवाहन वंश ने जो मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र पर शासन किया, ये प्रश्न आता है तो आपको बताना है विदिशा क्षेत्र पर इसने क्या किया था, शासन किया था। इसने राजा कण्व को हराकर विदिशा पर अधिकार कर लिया था। इसके एक सबसे प्रमुख शासक होते हैं, उन्हें बोला जाता है गौतमी पुत्र सातकर्णी या सतकर्णी। अब देखिए जो सातवाहन वंश के थे वहाँ महिला प्रधान थे, मतलब अपने महिलाओं को बहुत सम्मान दिया करता था सातवाहन वंश। और यहाँ के जितने भी राजा हुए उन सभी ने अपनी माँ का नाम अपने नाम के आगे लगाया। जैसे इनका नाम था सतकर्णी या सातकर्णी, पर इन्होंने गौतमी इनकी माता का नाम अपने नाम के आगे लगाया था। अब देखिए सातवाहन वंश के सबसे प्रतापी शासक थे सतकर्णी। सांची अभिलेख में इनकी पूर्वी मालवा और पूर्वी निमाड़ में विजय का उल्लेख हमें देखने को मिलता है। शकों को हराकर इन्होंने उज्जैन पर विजय प्राप्त की थी। इन्हें क्षत्रिय विनाशक भी कहा गया है। इनके सिक्के हमें कहाँ से मिलते हैं, उज्जैन से मिलते हैं। यह एक बार एमपीपीएससी में पूछा था कि गौतमी पुत्र सतकर्णी के हमें सिक्के कहाँ से प्राप्त होते हैं, तो आपको याद रखना है उज्जैन से प्राप्त होते हैं। देखिए सातवाहन वंश के बारे में एक दो जानकारी और दे देता हूँ कि सातवाहन वंश ने ही ब्राह्मणों को भूमि दान देने की प्रथा प्रारंभ की थी। साथ में इनके द्वारा शीशे के सिक्के चलवाए गए थे। सातवाहन वंश को उत्तर भारत और दक्षिण भारत के मध्य सेतु कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब हम आगे चलते हैं कुषाण वंश की। तो भैया कुषाण वंश के जो संस्थापक थे उनका नाम था कुजुल कड़फिसस। क्या था, कुजुल कड़फिसस। फिर उसके बाद एक शासक बनते हैं भीम कड़फिसस, जिनके सिक्के हमें कहाँ से मिलते हैं, उज्जैन से। आपसे यहाँ पर प्रश्न पूछा जाएगा कि कुषाण वंश के सिक्के हमारे मध्य प्रदेश में कहाँ से प्राप्त होते हैं, तो आपको बताना है उज्जैन से प्राप्त होते हैं। भीम कड़फिसस ने, आपको याद रखना है कि महेश्वर की उपाधि धारण की थी, यानी शंकर जी की उपाधि इसने धारण की थी। फिर देखिए कनिष्क, तो यह कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक था। इसके द्वारा शक संबंध 1878 ईसा पूर्व में चलाया गया था। और कनिष्क के सिक्के जो हमें प्राप्त होते हैं वहाँ होते हैं शहडोल से। इम्पोर्टेंट है, एक व्यापम के एक पेपर था उसमें यह पूछा गया था। अब एमपीपीएससी में भी इसे पूछा जा सकता है कि कनिष्क के सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए थे, तो आपको याद रखना है कनिष्क के सिक्के हमें कहाँ से प्राप्त हुए हैं, शहडोल से प्राप्त हुए हैं। फिर देखिए कुषाण वंश के अंतिम शासक थे वासुदेव, और इसके सिक्के हमें मिलते हैं जबलपुर से, ठीक है। अब देखिए नागवंश की हम बात करते हैं तो देखिए एक शिशु नाग अपन ने देखा था, उसने उज्जैन पर नागवंश की स्थापना की थी, ठीक है। फिर एक नागवंश और हुआ जिसकी स्थापना किसने की थी, जिसके संस्थापक कौन थे, बृहस्पनाथ, जिन्होंने कहाँ पर स्थापना की थी, विदिशा और ग्वालियर क्षेत्र में नागवंश की स्थापना की थी। उसके बाद इनके शासक बनते हैं भीमनाग, और यह अपनी राजधानी विदिशा से पवैया, या जिसे हम पद्मावती बोलते हैं और आज की डेट में उसे बोलते हैं ग्वालियर, वहाँ पर स्थानांतरित करते हैं। एमपीपीएससी ने पूछा है कि भीमनाग द्वारा या किस शासक द्वारा नागवंश की राजधानी विदिशा से हटाकर पवैया या पद्मावती या ग्वालियर स्थानांतरित की थी, तो उनका नाम था भीमनाग। नागवंश के सिक्के में ग्वालियर और विदिशा से प्राप्त होते हैं। इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। फिर देखिए आगे आते हैं शकवंश के। तो शकवंश को सिथियंस भी कहा जाता है। इसके जो प्रथम शासक थे उन्हें माउस या मावेज कहा जाता था। भारत में शकों की 2 शाखाएं थी, इन्हें क्षत्रप भी कहा जाता था। पश्चिमी क्षत्रपों में
छेराद वंश नासिक व पान और कर्दमक वंश या चष्टन वंश उज्जैन से संबंधित है। एमपीपीएससी में पूछा गया है कि चष्टन वंश मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र से संबंधित है, तो आपको याद रखना है कि किस क्षेत्र से है, तो उज्जैन से संबंधित है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। चष्टन वंश, तो चष्टन वंश के संस्थापक थे यशोमोतिक। कौन थे? यशोमोतिक। यह अपनी राजधानी बनाते हैं उज्जैन को। चष्टन वंश के जो सबसे प्रतापी या सबसे प्रसिद्ध राजा हुए उनका नाम था रुद्रदामन। ठीक है, इन्होंने मध्य प्रदेश में चांदी युक्त सिक्के चलवाए थे। फिर देखिए, इसके शासक हुए रुद्र सिंह, जो शाजापुर एक डिस्ट्रिक्ट है आज की डेट में, वहाँ में खेत खड़ी से इनके शिलालेख प्राप्त हुए। फिर श्रीधरवर्धन गुप्त शासक थे, समुद्रगुप्त से हारा शक शासक मिनांडर के सिक्के बालाघाट से प्राप्त हुए। एमपीपीएससी में यह पूछा हुआ है कि शक शासक मिनांडर के सिक्के मध्य प्रदेश में कहाँ से प्राप्त होते हैं, तो आपको याद रखना है बालाघाट से प्राप्त होते हैं। फिर उसके बाद आता है बोधि वंश। बोधि वंश मेनली हमें कहाँ पर देखने को मिलता है? जबलपुर, जिसे प्रारंभ में त्रिपुरी कहा जाता था। त्रिपुरी से हमें बोधि वंश की जानकारी प्राप्त होती है। इसके प्रमुख शासक थे श्री बोधि, बसु बोधि, चंद्र बोधि और शिव बोधि, और इसके संस्थापक थे श्री बोधि। आपको याद रखना है कौन थे संस्थापक बोधि वंश के, तो आपको याद रखना है उनका नाम है श्री बोधि। फिर उसके बाद मग या महाराज वंश, जिसे कुषाण राजवंश के समय बघेलखंड क्षेत्र में मग राजाओं का शासन हुआ करता था, और इसके प्रथम शासक थे भीमसेन। तो भीमसेन ने महाराज या मग वंश की स्थापना कहाँ पर की थी? बघेलखंड में की थी, और यह एमपीपीएससी में पूछा गया है। मग वंश के संबंधित सिक्के मुहर शिलालेख हमें बांधवगढ़, जो राष्ट्रीय उद्यान है उमरिया, यहाँ से देखने को मिलते हैं या यहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो इस प्रकार हमने आज मौर्य उत्तर काल की बात की। कल हम बात करेंगे गुप्त काल की। आपको आज की डेट में आज का प्रश्न क्वेश्चन ऑफ द डे में आंसर दे के जाना है कि जो गरुड़ स्तंभ है उसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। ऐसे ही मिलते रहेंगे रोज़ाना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।